वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) परिषद की 62वीं बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें हम देखते हैं 62वीं बैठक GEF ट्रस्ट फंड GEF 7 की अंतिम बैठक होगी। इसी के साथ 4 वर्ष का वित्त पोषण चक्र समाप्त हो जाएगा। 4 वर्ष का वित्त पोषण चक्र समाप्त हो जाएगा। इसके बाद GEF 8 चक्र शुरू होगा। ठीक है। यह विश्व GEF 7 के निम्नलिखित कार्य हैं। यह विश्व के वनों, भूमि, जलवायु और महासागरों की रक्षा करता है। ठीक है। यह हरित शहरों का निर्माण करता है। यह संकटापन्न वन्यजीवों की रक्षा करता है और यह समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण से निपटता है। मुख्य निष्कर्ष: विश्व के नेताओं ने वर्ष 2030 तक प्रजातियों के विलुप्त होने की घटना को उलटकर उनकी पुनर्प्राप्ति हेतु प्रकृति के लिए संकल्प लिया है। इस संकल्प की प्राप्ति वैश्विक स्तर पर जैव विविधता वाले महत्वपूर्ण स्थलों और महासागर क्षेत्रों की रक्षा करके की जाएगी। ठीक है। 29 दाता देशों ने प्रकृति और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए GEF 8 पुनर्पूर्ति अवधि हेतु $5.33 अरब देने का वादा किया। GEF 8 की अवधि जुलाई 2022 से जून 2026 तक है। यह जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण और रसायनों एवं अपशिष्ट से जुड़े खतरों को दूर करने का प्रयास करेगा। साथ ही यह समुद्र और अंतर्राष्ट्रीय जल पर दबाव को भी कम करेगा। GEF की स्थापना 1992 के रियो सम्मेलन के दौरान की हुई। यह एकमात्र ऐसा बहुपक्षीय कोष है जो पर्यावरणीय स्थिति के सभी पहलुओं पर काम कर रहा है। यह 18 एजेंसियों की एक अनूठी साझेदारी है। इसमें संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, बहुपक्षीय विकास बैंक आदि शामिल हैं। ये जैव विविधता चुनौतियों का सामना करने के लिए 183 देशों के साथ कार्य कर रहे हैं। ठीक है। यह निम्नलिखित 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभिसमयों के लिए वित्तीय तंत्र प्रदान करता है। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु विविधता अभिसमय UNCBD, यह संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC, पारा पर मिनामाता अभिसमय और चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय। GEF ट्रस्ट फंड की स्थापना पृथ्वी ग्रह की सबसे अधिक दबाव वाली पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए की गई थी। ठीक है। ये आपको याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। GEF ट्रस्ट फंड की स्थापना पृथ्वी ग्रह की सबसे अधिक दबाव वाली पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए की गई थी। ठीक है। GEF परिसर के बारे में, यह GEF का मुख्य शासी निकाय है। इसमें GEF का मुख्य शासी निकाय है। इसमें एक बार फिर से, यह GEF का मुख्य शासी निकाय है। इसमें GEF सदस्य देशों के निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा नियुक्त 32 सदस्य आदि शामिल हैं। 32 सदस्यों में 14 विकसित देशों से, 16 विकासशील देशों से और 2 संक्रमण से गुजर रही अर्थव्यवस्था से नियुक्त किए जाते हैं। इसके सदस्य प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र द्वारा निर्धारित अलग अलग अंतरालों पर बारी बारी से नियुक्त होते हैं। भारत वर्तमान में एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य है जिसमें अग्रलिखित देश शामिल हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। यह इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। GEF वित्त पोषित गतिविधियों के लिए परिचालनात्मक नीतियों और कार्यक्रमों का विकास, अंगीकरण एवं मूल्यांकन करती है। ठीक है। यह कार्य योजना की समीक्षा और उसे स्वीकृति प्रदान करती है। यह सर्वसम्मति से निर्णय लेती है।
केंद्र सरकार ने सरोगेट माताओं के लिए 3 वर्षीय स्वास्थ्य बीमा योजना को अनिवार्य कर दिया। केंद्र सरकार ने सरोगेट माताओं के लिए 3 वर्षीय स्वास्थ्य बीमा योजना को अनिवार्य कर दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सरोगेसी सरोगेसी विनिमय विनियमन सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2022 के तहत नई अधिसूचना जारी की गई। इस अधिसूचना के अनुसार इच्छुक दंपतियों को किसी बीमा कंपनी या एजेंट से सरोगेट माता के लिए एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा कवर खरीदना होगा। यह बीमा कंपनी या एजेंट भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। देखो, इच्छुक कंपनियों को किसी बीमा कंपनी या एजेंट से सरोगेट माता के लिए एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा कवर खरीदना होगा। माताओं के लिए, सरोगेट माताओं के लिए है, ठीक है। यह बीमा कंपनी या एजेंट भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसमें गर्भावस्था और प्रसव के दौरान, प्रसव के बाद प्रसव संबंधी जटिलताओं सहित सभी जटिलताओं के खर्च शामिल होने चाहिए। यहाँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, इसमें प्राप्त होती है। इसमें गर्भावस्था और प्रसव के बाद प्रसव संबंधी जटिलताओं सहित सभी जटिलताओं के खर्चे शामिल होने चाहिए। सरोगेट माता पर किसी भी सरोगेसी प्रक्रिया के प्रयासों की संख्या 3 बार से अधिक नहीं होगी। सरोगेट माता पर किसी भी सरोगेसी प्रक्रिया के प्रयासों की संख्या 3 बार से अधिक नहीं होगी। सरोगेसी की प्रक्रिया के दौरान सरोगेट माता को गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 के अनुसार गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। ये माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, सरोगेट माता पर किसी भी सरोगेसी प्रक्रिया के प्रयासों की संख्या 3 बार से अधिक नहीं होगी, ठीक है। 3 बार से अधिक नहीं होगी। प्रक्रिया जो होती है सरोगेट मदर बनने की, सरोगेसी की प्रक्रिया के दौरान सरोगेट माता को गर्भ का चिकित्सकीय सामान अधिनियम 1971 के अनुसार गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। एक महिला केवल निम्नलिखित आधार पर सरोगेसी का विकल्प चुन सकती है: यदि उसका गर्भाशय नहीं है, या असामान्य गर्भाशय है, या यदि स्त्री रोग संबंधी कैंसर जैसी किसी चिकित्सकीय स्थिति के कारण गर्भाशय को शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया गया। सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 भारत में सरोगेसी अभ्यास और प्रक्रिया का नियंत्रित करता है। सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 भारत में सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 भारत में सरोगेसी अभ्यास और प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसके तहत वाणिज्यिक सरोगेसी सख्त वर्जित है। इसमें वाणिज्यिक सरोगेसी सख्त वर्जित है। केवल परोपकारी एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी का ही सहारा लिया जा सकता है। वाणिज्यिक सरोगेसी सख्त वर्जित है। इसमें परोपकारी एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी का ही सहारा लिया जा सकता है। यह सरोगेट माता के लिए बीमा कवरेज का प्रावधान करता है। सरोगेट माता के लिए बीमा कवरेज का प्रावधान करता है। एक बार बच्चे के जन्म के बाद इसे दंपति की जैविक संतान माना जाएगा। एक दंपति को सरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा करने के लिए पात्रता और अनिवार्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। सरोगेसी के बारे में, अब इसके बारे में जान ले। सरोगेसी है क्या? यह प्रजनन का एक तरीका है। इसमें कोई तीसरा पक्ष गर्भ धारण करता है, ठीक है, गर्भ धारण करता है और बच्चे को जन्म देता है। चूँकि सरोगेट माता को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए सरोगेसी की विनियमन की आवश्यकता है। ये चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं: सरोगेट माताओं का शोषण, अस्वच्छ रहन सहन और अनुचित व्यवहार। ये हो गया आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी, तो हमने पढ़ लिया। विशेष आर्थिक क्षेत्र, अधिसूचना की आंशिक वापसी और उद्यम और सेवा केंद्रों का विकास डेस में सिंगल विंडो प्रारूप पर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, अधिसूचना की आंशिक वापसी
और उद्यम और सेवा केंद्रों का विकास। देश में सिंगल विंडो प्रारूप पर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। वर्ष 2022 के बजट में निर्यात को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए एसईजेड अधिनियम 2005 में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। वर्ष 2022 में निर्यात को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए एसईजेड यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, 2005 में अधिनियम 2005 में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। तब से एसईजेड में सुधार के लिए एक कानून का लागू किया जाना लंबित था। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र विशेष रूप से निर्धारित एक शुल्क मुक्त क्षेत्र है। ठीक है, यह व्यापार संचालन, शुल्क और प्रशुल्क उद्देश्य के लिए एक विदेशी क्षेत्र माना जाता है। यह व्यापार संचालन, शुल्क और प्रशुल्क उद्देश्य के लिए एक विदेशी क्षेत्र माना जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की कमियां। यह क्षेत्र वर्तमान में निर्यात पर केंद्रित है। इस क्षेत्र के उत्पादों को घरेलू स्तर पर बेचने की अनुमति नहीं है। घरेलू स्तर पर नहीं बेच सकते जो यहाँ पर उत्पादित होता है। वर्तमान में घरेलू बाजार में उत्पाद बेचने वाली कंपनियाँ एसईजेड में परिचालन नहीं कर सकती। ठीक है, जो घरेलू मतलब भारत के अंदर जो कंपनियां बेचती हैं अपने सामानों को, वो एसईजेड में परिचालन नहीं कर सकती। अनुपयुक्त भूमि और अलग अलग क्षेत्रों के लिए भूमि का उपयोग करने हेतु लचीलेपन की कमी एक बड़ी समस्या है। मतलब अनुपयुक्त भूमि और अलग अलग क्षेत्रों के लिए भूमि का उपयोग करने हेतु लचीलेपन की कमी एक बड़ी समस्या है। ठीक है, वित्त वर्ष 2020 के 112.3 अरब डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2021 में निर्यात गिरकर 102.3 अरब डॉलर रह गया था। फिर ये समझते हैं, वर्ष 2020 के 112.3 अरब डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2021 में निर्यात गिरकर 102.3 अरब डॉलर रह गया था। नए प्रारूप के अनुसार एसईजेड को व्यापक आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित किया जाएगा। इन केंद्रों में औद्योगिक इकाइयों को उद्यम और सेवा केंद्र का विकास औद्योगिक इकाइयों को उद्यम और सेवा केंद्र का विकास के रूप में जाना जाएगा। इन केंद्रों में औद्योगिक इकाइयों को उद्यम और सेवा केंद्र का विकास के रूप में जाना जाएगा। इन्हें घरेलू बाजार में उत्पाद बेचने की अनुमति दी जा सकती है। ठीक है, इन्हें घरेलू बाजार में उत्पाद बेचने की अनुमति दी जा सकती है। नए प्रारूप के अनुसार एसईजेड को व्यापक आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित किया जाएगा। इसमें क्या है, इन क्षेत्र केंद्रों में औद्योगिक इकाइयों को उद्यम और सेवा केंद्रों का विकास के रूप में जाना जाएगा। इन्हें घरेलू, लेकिन अब जो नियम बनाया गया उसके अनुसार है, इन्हें घरेलू बाजार में उत्पाद बेचने की अनुमति दी जा सकती, पहले नहीं थी। ठीक है, समयबद्ध स्वीकृति प्रदान करने के लिए एक एकीकृत सिंगल विंडो निकासी तंत्र की स्थापना की जाएगी। समयबद्ध स्वीकृति प्रदान करने के लिए एक एकीकृत सिंगल विंडो निकासी तंत्र की स्थापना की जाएगी। 100 मीटर वर्ग फीट से अधिक खाली स्थान को गैर अधिसूचित किया जा रहा है। 100 मीटर वर्ग फीट से अधिक खाली स्थान को गैर अधिसूचित किया जा रहा है। विवादों को मध्यस्थता और विवाचन आदि के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र के अन्य सुधार। कल्याणी विशेष समिति 2018, इस समिति ने विनिर्माण और सेवा के लिए अलग नियमों और प्रक्रियाओं के निर्माण सहित महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की थी। कल्याणी विशेष समिति 2018, इस समिति ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्र एसईजेड के लिए अलग नियमों एवं प्रक्रियाओं के निर्माण सहित महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की थी। एसईजेड के सीमा शुल्क प्रशासन में सुधार किया जाएगा। इसे पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी संचालित बनाया जाएगा। यह राष्ट्रीय सीमा शुल्क पोर्टल के माध्यम से
कार्य करेगा। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेस होता है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स। अब हम पढ़ते हैं, केंद्र सरकार ने वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर स्रोत पर कर कटौती प्रावधान से जुड़े नियमों को अधिसूचित किया है। ये पढ़ते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT, केंद्रीय सेंट्रल प्रत्यक्ष डायरेक्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट केंद्रीय प्रत्यक्ष कर का क्या होगा, टैक्स, हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने 1 जुलाई से वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों VDA वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर नए TDS प्रावधान का अनुपालन करने के तरीके निर्धारित किए हैं। ठीक है, निर्धारित करने के लिए आयकर नियमों में संशोधन किया है। इन नियमों में निम्नलिखित प्रावधान हैं। 1 वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों या क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में भुगतान पर 1% का TDS लगाया जाएगा। 10,000 रुपये से अधिक वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों या क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में भुगतान पर 1% का TDS लगाया जाएगा। निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए TDS की सीमा प्रतिवर्ष 50,000 रुपये होगी। निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए TDS की सीमा प्रतिवर्ष 50,000 रुपये होगी। निर्दिष्ट व्यक्तियों में व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार शामिल है। निर्दिष्ट व्यक्तियों में हिंदू अविभाजित परिवार शामिल हैं। इन्हें आयकर अधिनियम के तहत अपने खातों की लेखा संपरीक्षा करना आवश्यक है। इन्हें आयकर अधिनियम के तहत लेखा संपरीक्षा करना आवश्यक है। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर कराधान। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर कराधान VDAs के अंतरण से होने वाली आय पर 30% की समान दर से कर लगाया जाएगा। इसका किसी अन्य नुकसान की भरपाई के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता। इसको किसी अन्य नुकसान की भरपाई के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता। ठीक है, किसी भी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं होगी। आय की गणना करते समय केवल खरीद अधिग्रहण की लागत को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। किसी भी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं होगी। आय की गणना करते समय खरीद अधिग्रहण की लागत को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। ठीक है, यदि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति उपहार के रूप में दी जाती है तो उपहार प्राप्त करने वालों को कर चुकाना होगा। यदि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति उपहार के रूप में दी जाती है तो उपहार प्राप्त करने वालों को कर चुकाना होगा। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी ने घपला किया, उपहार में किसी को दे दिया, लेकिन जिसने प्राप्त किया उसको कर देना पड़ेगा। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के बारे में वित्त विधेयक 2022 में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति को IT अधिनियम 1961 के तहत परिभाषित किया गया। इन्हें क्रिप्टोग्राफिक माध्यमों या अन्य तरीकों द्वारा उत्पन्न सूचना, कोड, संख्या या टोकन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो भारतीय या विदेशी मुद्रा नहीं है। यह मूल्य का एक डिजिटल स्वरूप है जिसका लेन देन किसी प्रतिफल के बदले या उसके बिना किया जाता है। इसमें शामिल है क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन और डिमैटेरियलाइज्ड शेयर, प्रमोशनल करेंसी, ई-बुक्स आदि। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर अभी एक है कॉलम, उसमें भी पढ़ना है। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर कराधान का महत्व। यह कराधान VDA से जुड़े लेन देन का पता लगाने में आयकर विभाग की मदद करेगा। फॉर्म 27QE के माध्यम से TDS की रिपोर्टिंग के लिए VDA के अंतरण पर किए गए भुगतान, जैसे अंतरण की तारीख, भुगतान की गई राशि आदि के बारे में विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होती है। यह करदाताओं पर अनुपालन बोझ बढ़ाएगा।
महाराष्ट्र संकट दल बदल रोधी कानून, महाराष्ट्र संकट दल बदल रोधी कानून, इसमें क्या है? इसमें महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट ने निर्वाचित विधायकों के दल बदलने से जुड़े कानूनी पहलू दल बदलने से जुड़े कानूनी पहलू पर वाद विवाद को फिर से शुरू कर दिया है। ठीक है। दल बदल रोधी कानून उन विधायकों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान करता है जो किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुने जाने के बाद स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता छोड़ देते हैं। इसे 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। ठीक, अयोग्यता के आधार पर निम्नलिखित आधार पर सदस्यता समाप्त की जाती है। यदि कोई सदस्य सदन में अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी निर्देश के विपरीत दल की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है और इस तरह के कृत्य को उस दल द्वारा 15 दिनों के भीतर माफ़ नहीं किया जाता है। यदि मनोनीत सदस्य 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। ठीक है। यदि निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। ठीक है। दल बदल कानून के अपवाद, दल बदल कानून किसी राजनीतिक दल को किसी अन्य दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि उसके कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हों। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा के सभापति के रूप में चुना जाता है, देखो, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा के सभापति के रूप में चुना जाता है तो वह अपने दल से इस्तीफा दे सकता है। पद छोड़ने के बाद वह फिर से उस दल में शामिल हो सकता है। अन्य संबंधित जानकारी गुजरात राज्य बनाम न्यायमूर्ति R.A. मेहता मामला था 2013 में। उच्चतम न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि यह राज्यपाल पर निर्भर है कि वह विधानसभा को भंग करने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को सलाह को स्वीकार करे या न करे। संविधान के अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करेगा, लेकिन उन मामलों में नहीं जहां संविधान उसे अपने विवेक से निर्णय लेने का अधिकार देता है। ठीक है। अब है हमारा, वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र में एजुजैंथली मूंगा की 4 प्रजातियों की मौजूदगी को दर्ज किया है। ठीक है। एजुजैंथली मूंगा की 4 प्रजातियों की मौजूदगी को दर्ज किया है। पहली बार भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जल से एजुजैंथली मूंगा प्रवाल कोरल की 4 प्रजातियों की मौजूदगी को दर्ज किया है। मूंगा की सभी 4 प्रजातियां एक ही कुल फ्लेबिलिडे से संबंधित हैं। ट्रुनकेटो फ्लेबेलम क्रेसम, टी इनक्रस्टैटम, टी एक्यूलेटम और टी इरेगुलरे ये प्रजातियां पहले जापान